let us come to this 80th question. And guys, this is a very good question. ये गेट का PYQ है आपका. I'm not very sure about the year. I think 2010 या 2008 का है. ठीक है, तो ये हमारा गेट का PYQ था. और लेट मी टेल यू, जो गेट ने इसका क्वेश्चन दिया था उसमें कम डिपेंडेंसीज थी, तो उसको फिर भी सॉल्व करना इट वाज लाइक अ लिटिल बिट, आई कैन से कि आप वहाँ पे दिमाग फोकस एक सिंपल चीज़ पे कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने डिपेंडेंसीज बहुत सारी दी हुई हैं. तो पहली बार में देख के तो डर जाते हैं कि भाई इतनी सारी डिपेंडेंसीज हैं, बट इट्स वेरी ईजी इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट अस सी कि हमसे पूछा क्या गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड into BCNF with a lossless join and dependency preserving decomposition. इसमें 3 चीज़ें हैं. BCNF होना चाहिए, lossless join होना चाहिए, dependency preserving decomposition होना चाहिए. ठीक है, तो अब अगर आप इन डिपेंडेंसीज को देखो तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा. अगेन लेट्स ट्राई टू फाइंड द कैंडिडेट की. ठीक है, अगर आप इसमें देखो तो W से Y, Y से Z इसमें ट्रांजिटिव आ रहा है. ठीक है, तो ये 3NF है बट ये BCNF नहीं है. तो हमें सबसे पहले ये डिकम्पोज करना पड़ेगा सो दैट कि ये BCNF में बन जाए. ठीक है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, ये ट्रांजिटिव वाले हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो हम लोग एक हमारा बना लेते हैं कि WY बना लेते हैं, एक YZ बना लेते हैं. ठीक है, और बाकी अगर आप इन तीनों को देखो तो VW से आपका X निकल रहा है, WX से आपका V निकल रहा है और VX से आपका W निकल रहा है. तो ये तीनों ना एक तरीके से बहुत कंबाइंड चल रहे हैं. तो हम लोग इन तीनों का एक सेट बना लेंगे XVZ. ठीक है, तो अब अगर आप इसमें देखो BCNF में हमारे पास कंडीशन होती है कि आपकी जो सुपर की है, ठीक है, आपकी जो सुपर की है या फिर कैंडिडेट की ही लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए. लेट्स से अगर आपके पास X2Y कोई डिपेंडेंसी है तो X आपकी या तो सुपर की हो या कैंडिडेट की हो. ठीक है, ये हमारी BCNF की कंडीशन होती है. अब इसमें देखो VW आपका X निकाल सकता है. हाँ, तो आपका पूरा आ जाएगा, तो इट इज़ अ कैंडिडेट की और सुपर की. ठीक है, WX आपका V निकाल सकता है, अगेन इट्स अ कैंडिडेट की और सुपर की. ठीक है, VX आपका W निकाल सकता है. तो ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड में कीज़ ही हैं. ठीक है, तो ये आपका BCNF में चल जाएगा. दिस इज़ अ राइट वन. और ये तीनों डिपेंडेंसीज इसमें प्रिजर्व भी हो रही हैं. ठीक, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, W से Y वाले पे. तो W से Y में W जो है आपकी की है और Y आपका एक सिंपल एट्रीब्यूट है. तो अगेन इट ऑल्सो वर्क्स, ये भी BCNF में है और डिपेंडेंसी ये वाली हमारी प्रिजर्व हो गई. YZ में भी Y हमारा की है और ये BCNF में है और ये वाली हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो गई. तो ये तो हो जाएगा BCNF में डिकम्पोज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हमारी सेकेंड वाले पे आते हैं. सेकेंड वाला कहता है कि अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास VW से हम W ले रहे हैं. इट्स अ ट्रिवियल डिपेंडेंसी. ठीक है, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड में एट्रीब्यूट है वो तो मैं वैसे भी निकाल सकती हूँ भाई क्लोजर में. तो इट्स अ ट्रिवियल डिपेंडेंसी. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स ब्रेक इट डाउन इन 2 पार्ट्स. XY, क्योंकि इस वाली से आ जाएगी हमारी XY. और एक चीज़ और करते हैं, इसमें XVW डाल देते हैं. रीज़न बीइंग कि अगर आप इसको इस तरीके से ब्रेक करते हो ना तो आपकी X से Y वाली आपकी ये डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो जाएगी और ये BCNF में वर्क कर जाएगा. ठीक है, VW से आपका W निकल रहा है, राइट, ये वाली हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पे प्रिजर्व हो जाएगी, राइट. XVW से आप W निकाल सकते हो, अगेन वी कैन गेट दैट. ठीक है,
तो यहाँ पे ये हमारी की है, सुपर की है, ठीक है। और इसमें जो हमारे VW से W निकालने वाली ट्रिवियल डिपेंडेंसी थी वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व हो रही है, प्लस हम लोग इसको BCNF में ब्रेक भी कर पा रहे हैं, ठीक है। लेट अस सी द थर्ड वन। अब थर्ड वन में अगर आप देखो तो आपके पास एक VW से X और X से VW, यहाँ पे हमें बेसिकली प्रॉब्लम आ सकती है। रीज़न बीइंग मैं बताती हूँ आपको। इसमें अगर आप कैंडिडेट की बनाते हो, ठीक है, तो आपकी कैंडिडेट की बनेगी XV या फिर XW, ठीक है। आपकी यही कैंडिडेट की बन सकती हैं। रादर लेट्स चेक। X से आप V और Y निकाल लोगे, ठीक है, और रादर हमें सिर्फ XW लेनी चाहिए। XW से क्या होगा, X से VY निकाल लोगे और V और W से आप X निकाल लोगे, ठीक है। तो हमारे पास आइदर आप VW ले लो या फिर आप XW ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, आपकी दोनों डिपेंडेंसीज दोनों ही कैंडिडेट की हैं, राइट। बट अगर मैं इसको इस तरीके से डिकम्पोज करूँ कि मैं इधर VW और X का एक बना दूँ तो उसमें मेरी VW से X तो चल जाएगी, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे क्योंकि V मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और X मेरा कॉमन एट्रीब्यूट है ही है, अगर मैं यहाँ पे XY बनाती हूँ तो मेरा X से जो V वाली वो है ना डिपेंडेंसी, वो प्रिजर्व नहीं हो पाएगी, वो वॉयलेट हो जाएगी, ठीक है। अगेन एक चीज़ और है, एग्जिस्टिंग वन में क्योंकि आपकी XW और VW आपकी कीज़ हैं, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसीज है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी दे रहा है। तो फिलहाल 2NF में है, ये 3NF में भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये BCNF में कन्वर्ट तो ये हो नहीं पाएगा अनटिल अनलेस या तो आपकी डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं होगी, एक ना एक डिपेंडेंसी वायलेट होगी, या फिर आपका BCNF नहीं जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये वाला देखें, VW से X, X से Y, Y से Z, Z से V। अब ये अगर आप देखो तो ये आपकी ट्रांजिटिव है, तो ये 3NF में है आपका, ठीक है। 3NF में है तो इसको BCNF में हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से वो देखो। X VW तो VW से X निकल जाएगा, ठीक है। XY, Y से Z, राइट। और इसमें हम लोग फर्स्ट वाले में हमारा वो भी डाल सकते हैं, Y से Z इसमें भी आ जाएगा, Z उसमें भी आ जाएगा। Z से V एक और टेबल ही ना बना दूँ मैं, ठीक है जी। हर एक की अब मैं अलग टेबल बना देती हूँ एंड यू विल गेट एवरी डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड और आपका BCNF भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें VW से आप X निकाल सकते हो, ठीक है। X तो डिपेंडेंसी और इसकी जो वो होगी BCNF के लिए डिपेंडेंसी जो होगी कि आप कैंडिडेट की पे ही आपके डिपेंड कर रही है, तो वो भी वॉयलेट नहीं होगी। X से Y है तो X इज़ योर की, Y से Z है तो Y इज़ योर की, Z से V है तो Z इज़ योर की, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा C, क्योंकि हमसे पूछा गया कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, राइट। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। In a schema R, each field R contain only atomic values। ये ना जहाँ पे भी लिख दिया जाए कि एटॉमिक वैल्यूज़ हैं, समझ लो 1F है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है ये कि एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है, Fx इज एग्जैक्टली द सेट ऑफ दैट होल्ड्स आर रिलेशन R इज इन। बेसिकली आपसे पूछा गया है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म है। 1NF है, एटॉमिक वैल्यू से पता चल गया।
अब 2NF है या नहीं ये चीज़ हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं. हाउ आर वी गोना चेक दैट? अगेन जो चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले, GBC CFH A और EG. गाइज D नहीं है इसमें राइट हैंड साइड में, तो आपकी की में D ज़रूर आएगा. ठीक है, अब D वाली आपकी कोई भी मेरे ख्याल से तो डिपेंडेंसी दी नहीं हुई है इन्होंने. ठीक है, तो ये सारी जो होंगी ये पार्शियल होंगी, सारी की सारी पार्शियल होंगी. ठीक है, बताती हूँ कैसे. लेट्स से कि आप ED ले लो. ED से आपका क्या निकलेगा? पहले सिर्फ E का क्लोजर निकालते हैं, फिर मैं आपको ED का क्लोजर निकाल के दिखाऊंगी. A से आपका BC निकल जाएगा, B से आपका CFH निकल जाएगा. C आपके पास ऑलरेडी है तो FH ले लो. ठीक है, F से आपका EG निकल जाएगा, E आपके पास ऑलरेडी है, G ले लो. ठीक है, और आई गेस दैट्स इट. CH से आप G निकाल सकते हो, वो आपके पास ऑलरेडी है, और बाकी डिपेंडेंसी हम यूज़ कर चुके हैं. इसमें D नहीं आ रहा है हमारा, तो हमारी कैंडिडेट की या प्राइमरी की जो भी होगी वो होगी ED, या फिर A से आप सारा निकाल सकते हो EA, या फिर F से भी आप सारा निकाल सकते हो तो EF. ठीक है, सॉरी DF और DA. ठीक है, इन सब में कहीं पे भी D एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये 2NF में भी नहीं होगी, सब में पार्शियल डिपेंडेंसी आएगी. तो इन 1NF बट नॉट इन 2NF इज द राइट आंसर. नाउ लेट अस कम टू द ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन. ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं और हमारे पास कुछ स्केड्यूल्स दिए हुए हैं, और आपको बताना है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं. कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकालने का तरीका, सबसे आसान तरीका होता है कि आप साइकिल चेक कर लो. राइट, सो लेट अस मेक द स्केड्यूल्स देन. T1, T2 एंड T3. ठीक है, स्केड्यूल में देखो सबसे पहले X रीड कर रहा है बाय 1. गाइस ये आपका जो सबस्क्रिप्ट है ये ट्रांजैक्शन बताएगा. ठीक है, और स्केड्यूल इज़ गिविंग कि हमने इस मतलब इस सीरीज़ में ये हुआ है. ठीक है, तो हम गोना मेक इट. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट मी इन द चैट बॉक्स एंड आई लेट यू नो कि आई अगेन एक्सप्लेन कि ये हुआ क्या था. ठीक है, R of Z, W of X, W of Z. Let me just check it once again. S1 है ये. R of 1X, Y3, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1. राइट. अच्छा, अब कन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं? हमारा होता है रीड राइट और राइट राइट बट ऑन द सेम वेरिएबल. राइट, तो अगर आप देखोगे यहाँ तक तो सारा रीड चल रहा है, यहाँ से राइट स्टार्ट हुआ है, तो आपका ये राइट टू राइट कॉन्फ्लिक्ट आएगा. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर हियर बिकॉज इट विल मेक इट ईजी. ठीक है, ये वाला भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा. अब Z वाला अगर आप देखोगे तो ये राइट रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट आ गया. ठीक है, राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे आ गया है. ठीक है, यहाँ से ये रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया है. दैट्स इट, दैट्स ऑल द कॉन्फ्लिक्ट वी हैव. राइट, तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा T1, T2, T3, और हमारे पास T2 से T3 ये दोनों हैं तो हमारे पास एक एरो आ जाएगा, और T3 से T1 में भी एक एरो आ जाएगा. बट गाइज हमारे पास साइकिल नहीं बन रही है. गेट इट? तो अब हमारा S1 जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट one. Again the same process will happen here.
we are going to write everything according to the ओके अगेन हम लोग रीड राइट और राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट्स चेक करेंगे ऑन द सेम वेरिएबल राइट। तो अगर आप देखोगे ये देखो यहाँ तक तो रीड चल रहा है, यहाँ पे राइट हुआ है फर्स्ट और वो भी ऑन वाई। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक एरो आ गया है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे राइट है ऑन द एक्स वेरिएबल, तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये है, ये भी है, ठीक है। और कोई है हमारे पास, यस दिस इज हियर, आई थिंक दैट्स इनफ राइट। T1 T2 एंड T3, T2 से T3 हमारे पास एक साइकिल है, T1 से T2 भी हमारे पास एक एरो है और T2 से T1 पे भी हमारे पास एक एरो, एंड हियर वी गॉट अ साइकिल हियर, ठीक है। तो जहाँ पे भी साइकिल आ जाए वो सीरियल, वो जो हमारा स्केड्यूल होता है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होता, ठीक है। तो ओनली S1 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। कूल। Now let us come to the 83rd question. Let GEV is an undirected graph with L edges. The sum of the degree of all vertices is equal to this. Guys, when we are talking about an undirected graph and we are asked to get the sum of the degree of all vertices, we can do so by handshake lemma. Handshake lemma क्या कहता है? इट इज़ जस्ट सेइंग कि आपका जो सम ऑफ ऑल डिग्रीज होता है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई, वेयर ई इज़ द नंबर ऑफ एजेस, एंड हमें क्या दिया हुआ है एजेस के नाम पे? एल, तो इट वुड बी 2L। आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द 84th क्वेश्चन। 40 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास जिनको एक जॉब के लिए इंटरव्यू किया गया है, जिसमें से 25 को पाइथन आती है, 20 को जावा आती है, 7 को कोई लैंग्वेज नहीं आती है। अब बताओ कि दोनों कौन से को आती हैं। ओके तो आपका जो यूनिवर्स है वो 40 का है, ठीक है। और ए आपका वो है जिसको पाइथन आती है, बी आपका वो है जिसको जावा आती है, तो ए इंटरसेक्शन बी वो हो जाएगा जिसको पाइथन और जावा दोनों आती हैं, राइट। अब और ए यूनियन बी, पाइथन और जावा दोनों में से कोई भी एक ना एक लैंग्वेज आती हो, ठीक है। तो आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। टोटल में से अगर आप जिनको कोई लैंग्वेज नहीं आती वो हटा दोगे तो आपके वो लोग आ जाएंगे जिनको पाइथन या जावा दोनों में से मिनिमम एक लैंग्वेज आती है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि जिनको बोथ लैंग्वेज आती हूँ, तो आपसे इंटरसेक्शन भी पूछा गया है। तो अल्टीमेटली आपको दिया हुआ है ये देखो, ये हमारा यूनियन का फॉर्मूला होता है। और आपको ए यूनियन बी हमारा भी निकाला है हमने, कितना 33। ए आपका कितना है 25 ऐसे लोग हैं जिनको पाइथन आती है, 20 ऐसे लोग हैं जिनको जावा आती है, और ये ए इंटरसेक्शन भी हमें निकालना है। तो एक्स हो जाएगा आपका, इट्स 20 45 minus 33 which is 212. Guys, it does not have any option 12, so most probably इसमें ऑप्शंस गलत होंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, बट जहाँ तक मुझे याद है ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस गलत हैं, क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे 10 की जगह 12 आना चाहिए, ठीक है।
Now let us come to the 85th question. Let P be, it's a hot day. Q be, the temperature is 48 degrees Celsius. Write in simple sentences the meaning of not P and not Q. What is not Q? It is not hot day. And is and. ठीक है. Not Q and the temperature is not 48 degrees Celsius. तो it's a hot day or temperature? No. पहली बात और आ गया, हमें and चाहिए. अगेन इसमें और आ गया. इट्स नॉट अ हॉट डे. हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है नहीं. तो इट्स नाइदर अ हॉट डे नॉर टेम्परेचर इज़ 48 डिग्री सेल्सियस. इट्स राइट वन, क्योंकि नीदर नॉर दोनों आ रहे हैं. ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों आ रहे हैं. नॉर, नाइदर नॉर का मतलब है ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, दोनों नहीं है. ठीक है, और हमें भी यही चाहिए, नहीं है और नहीं है. तो इट्स अ राइट वन. Now let us come to the 86th question. Let x comma y be the statement x loves y, where the domain for both and x and y consist of all people in the world. Use quantifier to express joy is loved by everyone. Okay, so guys देखो, अब इसमें x और y जहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो दुनिया में सब की बात कर रहे हैं. तो everyone की बेसिकली बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप इसको रीड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, everyone, क्योंकि x आपका everyone को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. loves joy. ठीक है, इसको करोगे तो joy loves everyone. अब यहाँ पे क्वांटिफायर आ गया है, joy नहीं आया है, तो ये तो हो नहीं सका. अब इसमें ये नेगेशन आ गया है. ठीक है, कि joy loves someone और उसका भी negation. तो joy does not love anyone, या anyone ही होना चाहिए वैसे, बट यहाँ पे there is exist x लिखा हुआ है. ठीक है, तो हमें हमारा जो सही जा रहा है, joy is loved by everyone, तो everyone loves joy. it is right. ठीक है, क्योंकि हमें joy को सब प्यार करते हैं. joy सबसे प्यार करता है, नहीं करता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सब लोग joy से प्यार करते हैं. तो everyone loves joy. First is right. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसलेट, अब इसको रीड करते हुए हम लोग थोड़ा ट्रांसलेट कर लेते हैं. फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट अ वाई, एक्स इज लेस देन वाई. हर एक एक्स के लिए एक ऐसी वैल्यू है वाई जिसमें एक्स जो है वाई से छोटा है. ठीक है, कंसिडर डोमेन एज रियल नंबर्स फॉर बोथ द वेरिएबल्स. तो फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स there exists a real number y such that x is less than y. It's, I think ये ठीक लग रहा है मेरे को. For every real number y there exists a real number. अब यहाँ पे इन्होंने for all y लिखा है. ठीक है, यहीं पे गलत हो जाता है. For some real number x, वैसे तो all होना चाहिए बट ठीक है चलो. There exists a real y such that x is less than y. यहाँ पे भी फॉर ऑल आना चाहिए. सम का मतलब ही देयर एग्जिस्ट हो जाता है एक्चुअली. ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी रियल नंबर एक्स एंड वाई. अब इसमें एक्स और वाई दोनों के लिए उन्होंने फॉर ऑल लगाया, विच इज़ रॉन्ग. तो हमारा सिर्फ फर्स्ट ही सही है. नाउ लेट अस कम टू दिस. अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम with 16 processor is used to execute a parallelizable task. अच्छा ओके, आपके पास बेसिकली 16 प्रोसेसर हैं और उसमें पैरेलल काम करवाना है आपको. इफ़ द सीरियल पोर्शन इज दिस, द पैरेलल पोर्शन दिस, व्हेन द 16, हाउ मेनी टोटल क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क. ओके, सो गाइज हमारे पास एक एमिडल्स लॉ होता है. ठीक है, व्हाट डज एमिडल्स लॉ सेज? एमिडल्स लॉ सेज कि जो आपका सीरियल वाला वर्क है वो तो कोई और नहीं कर पाएगा, वो तो आपका सीरियली ही होगा. तो उसमें आपके 200 क्लॉक साइकिल तो लगेंगी ही लगेगी. बट जो आपका पैरेलल वर्क है
वो पैरेलल वर्क आपका डिवाइड हो सकता है, जितने आपके प्रोसेसर्स हैं अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन से हैं तो वो इक्वली डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोई नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम दिया हुआ है, तो वी आर अज्यूमिंग कि ये सारे प्रोसेसर्स जो हैं सेम कैपेसिटी के हैं, तो इक्वल इक्वल वर्क इन पर डिवाइड होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम पैरेलल कर दें पैरेलल वाला काम जो है तो कितने टोटल साइकिल्स लगेंगे। 8 से काट देते हैं तो हमारी 250 साइकिल्स आ जाएंगी, ठीक है। 1100 साइकिल की बजाय अगर सारा पैरेलल में करवाते हम लोग, 250 साइकिल हमारी पैरेलल में आ रही हैं, और क्या चाहिए तुम लोग। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अ CPU has 5-stage pipeline with the following stages: fetch, decode, execute, memory, and write back. Every stage takes 1 clock cycle to complete, assuming there are no pipeline stalls and the pipeline is initially empty. How many clock cycles are required to complete the execution of 10 instruction? अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज़ है ना वो ये देखो, पाइपलाइन स्टॉल नहीं है तो सारा काम स्मूथली पाइपलाइन में चलेगा, ठीक है। और हमारी जो पाइपलाइन है वो इनिशियली एम्प्टी होती है, एम्प्टी दी हुई है हमें, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि कितनी क्लॉक साइकिल लगेंगी। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है विच इज़ k + n-1। के होता है आपकी कितनी नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस, ठीक है। n होता है आपका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और 1 आपका कांस्टेंट है, ठीक है। बट अगर आपको इससे नहीं भी समझ आता तो एक सिंपल चीज़ लो, देखो लेट्स से कि आपके पास कुछ ये है, ठीक है। आपका कुछ इस टाइप का काम चलता है तो फर्स्ट पे पहले फेच होगी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड पे जो फेच इंस्ट्रक्शन हुई है वो प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाएगी और सेकंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फेच हो जाएगी, ठीक है। ये वाली अपनी प्रोसेसिंग चला रही होगी, ये वाली प्रोसेसिंग चला रही होगी, थर्ड फेज पे भी वो फेच हो जाएगी, ठीक है। ये कब तक चलेगा, जितनी आपकी पाइपलाइन स्टेजेस होंगी। पाइपलाइन स्टेजेस का मतलब जितनी आपकी पाइपलाइंस हो सकती हैं, जिसमें 5 दिए हुए हैं तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब जितनी इंस्ट्रक्शन होंगी उतने ही ये पैरेलली वर्क करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने 5 पे चला रही है, ये वाली ख़त्म होगी, जैसे इसकी वाली ख़त्म हो गई दोबारा ले लेगा। तो अल्टीमेटली जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्लस में, क्योंकि एक एक करके फेच होती है ना स्टार्टिंग में इनिशियली, तो ये वाला एक एक स्टेप जो होगा ये और काउंट होगा, विच इज़ काउंटेड इन द नंबर ऑफ स्टेजेस, कितनी स्टेज होंगी। तो ये वहीं से ही फॉर्मूला आपका निकला है, ठीक है। If you guys want to know this in detail along with the pipeline stall also, तो just let me know in the comment, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूँगी। तो k आपका है कितना 5 प्लस n-1, n आपकी इंस्ट्रक्शंस है 10, इट्स 15 - 1 विच इज़ 14 आपका आंसर है। नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट, ओके। तो आपका ये एक वेक्टर प्रोसेसर है और वेक्टर प्रोसेसर में आपकी 16 लेन्स दी हुई हैं जो कि एक ऑपरेशन में 1024 एलिमेंट्स को प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। और हर एक ऑपरेशन जो है वो 5 क्लॉक साइकिल लेता है, ठीक है। तो आपसे पूछा ये गया है कि कितनी साइकिल्स लगेंगे ऑपरेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। अब गाइज इट इज़ लाइक कि पाइपलाइनिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि आप साथ साथ में आपके पास 1024 एलिमेंट्स हैं और आपके पास 16 लेन्स दी हुई हैं, तो आप 1024 को, ठीक है, 16 के बैचेस में डिवाइड कर सकते हो। तो आपके पास कितने सारे बैचेस आ जाएंगे, 1024 अपॉन में 16। और रैदर इसको एक सिंपल वे में सॉल्व करते हैं, इसको 2⁻10 लिख सकते हो आप और इसको 2⁻4 लिख सकते हो आप, ठीक है। ये होगा ना, तो अब ये तो 2 की पावर में आ गए, सॉल्व कर लो।
टू की पावर 10 माइनस 4 इज टू की पावर 6, और टू की पावर 6 क्या होती है? 64। अब हर एक जो आपका ऑपरेशन है ना, ठीक है, वो 5 क्लॉक साइकिल लेता है, ठीक है। तो 64 को करने में अगर हर एक 64 बैच 5 क्लॉक साइकिल लेगा, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा ये? अच्छा, इसमें तो पूछा है इसने कितना है कि हाउ मेनी साइकिल्स इट विल टेक, राइट। तो ये हमारा 64 आ जाएगा ना, ठीक है। वैसे अगर टोटल, ये हमसे आगे भी पूछ सकता था कि अगर टोटल आपके ऑपरेशंस दिए हुए होते कि इतना होगा और साइकिल और ऐड ऑन कितनी होगी, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट विद 5 ऑल्सो, ठीक है। इट शुड बी 320, ठीक है। सो गाइज लेट अस फिनिश इट हियर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप किसी और टॉपिक पे या किसी और थियोरेटिकल टॉपिक पे यू नीड मोर अंडरस्टैंडिंग, देन लेट मी नो, आई विल मेक द video on that. And thank you so much for watching this video. Please subscribe and like this video. Thank you. Bye bye.